हेलो एंड वेलकम टू कंप्यूटरोलॉजी आईएएस एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में पॉलिटी सब्जेक्ट से संबंधित ढेर सारे क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं और यह एमसीक्यू क्वेश्चन होगा। और यह जो हमारा क्वेश्चन होगा यह खास करके सिविल सर्विस के लिए और सिविल सर्विस में किसी भी स्टेट पीसीएस से संबंधित और यूपीएससी के प्रीलिम से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन को सेट किया गया है। उसी को टारगेट लेकर इस क्वेश्चन को बनाया गया है, सेट किया गया है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई। अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करने की बात यहाँ पर है। किस एक्ट के द्वारा? पहला है भारतीय परिषद अधिनियम 1892, दूसरा है भारतीय परिषद अधिनियम 1861, तीसरा है पिट्स इंडिया एक्ट 1784 और डी है चार्टर अधिनियम 1833। तो अध्यादेश जारी करने के लिए यहाँ पर देखें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के अनुसार गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का यहाँ पर अधिकार मिल जाता है और हमारा ऑप्शन बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन में है, जैसे सबसे पहले चार्टर एक्ट 1833 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भारतीय व्यापार पर एक तरह का एकाधिकार जो प्राप्त था उसको समाप्त कर दिया और सिर्फ चाय के साथ व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। तो यहां हमारा पहला फैक्ट क्या होगा? राइट होगा। दूसरा है कि इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन यानी कि क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। यह भी क्या होगा? राइट होगा। सेकंड यानी कि थर्ड है, भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया। यह गलत होगा। सिर्फ पहला और दूसरा राइट है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश इंडिया के किस अधिनियम ने सामूहिक कार्यचालन के स्थान पर विभाग या विभागीय पद्धति द्वारा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद पर उनके प्राधिकार को और उनके और अधिक क्या करता है? बल प्रदान किया। तो विभाग या विभागीय पद्धति अगर वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में या व्यवस्था किया जाता है तो कौन सा एक्ट होगा, कौन सा अधिनियम होगा? तो पहला कह रहा है कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1958, सी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1992 और डी में है भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो अगर इन अधिनियमों को हम अगर विशेष रूप से अगर गहन अध्ययन हम किए होंगे या आपको पता होगा, अगर आप इसमें पढ़े होंगे तो विभाग से संबंधित या विभाग की पद्धति से संबंधित हमारा पहला यहाँ पर आ जाएगा ई ऑप्शन जो होगा यह राइट होगा। भारतीय परिषद अधिनियम 1861 यह राइट होगा। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की? प्रांतीय स्वायत्तता की बात यहाँ पर आ रही है। पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1919 और तीसरा है कैबिनेट मिशन और चौथा डी में है साइमन कमीशन। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने वाला अधिनियम है वह है हमारा ए ऑप्शन और ए ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत अब प्रांतीय स्वायत्तता भी सुनिश्चित किया गया। हमारा ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट फाइव क्वेश्चन में है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? 1935 अधिनियम से संबंधित वह तथ्य नहीं होनी चाहिए। पहला कहता है देश के लिए लिखित संविधान, दूसरा में है
कि विधानमंडल के लिए निर्वाचित एवं जवाबदेह प्रतिनिधि, और सी में है एक संघ की योजना पर विचार, और डी में है विधानमंडल के लिए सरकारी सदस्यों का मनोनीत यानी कि नॉमिनेट किया जाना। तो हमारा ए ऑप्शन होगा, यह राइट होगा, क्योंकि इस अधिनियम के तहत देश के लिए लिखित संविधान के बारे में कहीं चर्चा नहीं होती है। तो ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, यानी कि 5 का ऑप्शन ए राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया? एक है कि प्रांत में द्वैध शासन के बारे में, यहां पर है कि केंद्र में द्वैध शासन के बारे में, यह किस अधिनियम के अंतर्गत स्थापित किया गया? पहला है भारत परिषद अधिनियम 1909, दूसरा है भारत सरकार अधिनियम 1911, सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, और डी में है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि क्या है क्वेश्चन है केंद्र में द्वैध शासन किस अधिनियम के द्वारा, तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की जाती है। हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 7 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं है? अंतरिम सरकार का जो गठन किया गया था उसमें कह रहा है कि कौन ऐसे व्यक्ति है 4 ऑप्शन में जो उसमें वह उसके सदस्य नहीं थे। तो हमारा पहला है सी राजगोपालाचारी, बी में है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, और सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में है जगजीवन राम। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। जिन्होंने अंतिम राष्ट्रीय सरकार में इन्होंने भाग नहीं लिया था, उसका सदस्यता इन्होंने ग्रहण नहीं किया था, तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 8 क्वेश्चन, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन सही है? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक पृथक परीक्षा का प्रावधान किया गया जो भारत में होनी थी। कहाँ होनी थी? भारत में होनी थी। दूसरा है कि भारतीय सिविल सेवा में वर्ष 1941 में भारतीयों का प्रतिशत, किसका प्रतिशत? भारतीयों का प्रतिशत यूरोप वासियों से अधिक था। तो यहाँ पर ये भी राइट है और दूसरा पहला भी राइट है। तो इस तरह से पहला दूसरा दोनों राइट है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? यह ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 9 क्वेश्चन में है कि ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में कौन सा कानून ऐतिहासिक नहीं था? ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में रेगुलेटिंग एक्ट भी आता है, 1909 का अधिनियम भी आता है, 1919 का आता है, 1933 का चार्टर एक्ट, ये सारी चीज जो है। लेकिन यहाँ पर देखना है कि यह ब्रिटिश शासन में संविधान के विकास में कौन सा कानूनी ऐतिहासिक या नहीं था, यानी कि कौन सा एक्ट जो है यह ब्रिटिश शासनकाल में ऐतिहासिक नहीं था। तो पहला कह रहा है कि रेगुलेटिंग एक्ट, दूसरा में है चार्टर एक्ट 1833, सी में है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, और डी में है प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955। तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट होगा, क्योंकि यही ऑप्शन जो है यानी कि प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 यह किसी भी तरह से देखे तो ब्रिटिश शासनकाल में संविधान के विकास में किसी तरह का यह कानूनी ऐतिहासिक नियम नहीं था। तो यहाँ डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 10 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किस एक एक्ट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अभिहित किया गया? बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल अभिहित किया गया। एक बंगाल का ही नहीं, मद्रास का भी और बंबई का भी, यानी कि देखें तो बंगाल, मद्रास और बंबई तीनों प्रांतों के जो गवर्नर होते थे उनको अब भारत का गवर्नर जनरल घोषित कर दिया गया। किस एक्ट के तहत यह किया गया? तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन हमारा ये है, और यहाँ पर पहला है रेगुलेटिंग एक्ट पिट्स इंडिया एक्ट, और सी में है 1793 का चार्टर एक्ट, और डी में है 1833 का चार्टर एक्ट, यानी कि डी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। मतलब कि तीनों प्रांत का जो गवर्नर होते थे वह सब अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा उनको, और किस एक्ट के तहत हुआ? 1833 का चार्टर एक्ट के द्वारा हुआ। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा।
11 क्वेश्चन। वर्ष 1909 के मार्ले मिंटो सुधारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इनका नामकरण ब्रिटिश सांसद मिंटो और मार्ले के नाम पर किया गया। तो क्या होगा? गलत होगा। ये ब्रिटिश सांसद नहीं थे, एक भारत सचिव थे और एक भारत के गवर्नर जनरल थे। ये ब्रिटिश सांसद नहीं थे, इसलिए यहाँ पर क्या होगा? गलत होगा। दूसरा है कि इन विधान परिषदों में निर्वाचित भारतीयों की संख्या में वृद्धि कर सीमित स्वशासन का उपबंध किया गया था। 1909 का जो हमारा अधिनियम है अंग्रेजों के द्वारा लाया गया, उसमें देखते हैं कि सांप्रदायिकता के मामले में उसको हम लोग ज्यादा याद करते हैं, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे और भी उसमें प्रावधान लाया गया था, जिसमें से ये भी क्या होगा? राइट होगा। सेकंड क्या होगा? राइट होगा। थर्ड में है, इनमें ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट थे जिनसे यह सुनिश्चित हुआ कि ब्रिटिश अधिकारी इंपीरियल विधान परिषदों में अपना बहुमत बनाए रखेंगे। और कह रहा है उपरोक्त कथनों में कौन सा यह से कथन सही है? तो पहला गलत हो गया, पहला और दूसरा दोनों राइट है हमारा, और दोनों राइट है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3 जहां होगा वहीं हमारा ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, मार्ले मिंटो सुधार ने राज्य विधानसभाओं में शासकीय बहुमत समाप्त कर दिया। और दूसरा है, भारत सरकार अधिनियम 1909 के अतिरिक्त गैर सरकारी व्यक्ति स्थानीय निकायों में अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित हुए। तो हमारा 12 का क्या आंसर होगा? आपको जवाब देना है। तो हमारा 12 का पहला और दूसरा दोनों राइट है, और दोनों राइट है तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी? पहला है 1853 का चार्टर एक्ट, दूसरा में है 1909 का अधिनियम, सी में है 1919 का अधिनियम, और डी में है 1793 का अधिनियम। तो हमारा ऑप्शन जो है 13 का क्या हो जाएगा? इसमें अगर हम देखें तो यह हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि 1919 का अधिनियम में 120 सदस्यों वाले चैम्बर ऑफ प्रिंसेज की व्यवस्था की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 14 क्वेश्चन। 14 क्वेश्चन में है कि 1919 के भारत शासन अधिनियम 1919 के भारत शासन अधिनियम के निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख विशेषता या विशेषताएं हैं? पहला है, प्रांतों की कार्यकारिणी सरकार में द्वैध शासन की व्यवस्था। दूसरा है, मुसलमानों के लिए पृथक सांप्रदायिक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था। और तीसरा में है, केंद्र द्वारा प्रांतों को विधायिनी शक्ति का हस्तांतरण है। और पहला दूसरा इसलिए तीसरा में देखिए तो हमारा ऑप्शन जो है यह हो जाएगा, यानी कि इस ऑप्शन को देखें तो हमारा दूसरा जो है यह 1909 के अधिनियम से संबंधित है और पहला दूसरा हमारा इस अधिनियम से संबंधित है, इसलिए हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। 15 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? यहाँ पर क्या पता करना है? जो सही नहीं हो यानी कि वह सत्य नहीं हो। पहला है, इसने सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की प्रथा को आगे बढ़ाया। बी में है, इसने केंद्रीय कार्यपालिका को विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी बनाया। सी में है, इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों के रूप में भी जाना जाता है। और डी में है, इसने केंद्र और प्रांतों के उत्तरदायित्वों को स्पष्टता पृथक करते हुए संघवाद का मार्ग प्रशस्त किया। तो डी ऑप्शन क्या होगा? यह सही नहीं होगा। बाकी ऊपर के तीनों ऑप्शन हमारे सही है। डी ऑप्शन जो सही नहीं है वही हमारा आंसर होगा। इस क्वेश्चन का हमारा आंसर डी होगा। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 16 क्वेश्चन। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय सरकार के कार्य आरक्षित यानी कि रिजल्ट्स और अंतरिक्त यानी कि ट्रांसफर्ड विषयों के अंतर्गत बांटे गए थे। निम्नलिखित में कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं? इसमें कौन से आरक्षित विषय माने गए हैं?
तो इसमें हमारे ऑप्शन देखते हैं। तो पहला है न्याय प्रशासन, दूसरा है स्थानीय स्वशासन, और 3 में है भू राजस्व, और 4 में है पुलिस। तो स्थानीय स्वशासन 2 को छोड़कर बाकी 1, 3, 4 ये हमारा ऑप्शन में सही होगा। 1, 3, 4 सी ऑप्शन में है और सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 17 क्वेश्चन में है कि 1935 का अधिनियम द्वारा स्थापित संघ द्वारा अवशिष्ट शक्तियां निम्नलिखित में से किसको प्रदान की गई? पहला कह रहा है कि संघीय विधानमंडल को, बी में कह रहा है कि प्रांतीय विधानमंडल को, सी में कह रहा है गवर्नर जनरल को, और डी में कह रहा है प्रांतीय गवर्नरों को। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन यानी कि गवर्नर जनरल को ही यानी कि अवशिष्ट शक्ति यहाँ प्रदान की गई थी, और वह भी 1935 के अधिनियम के तहत। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन में है कि संविधान सभा से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा यह से कथन सही है? पहला है संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को प्रस्तावित थी, किंतु मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण ऐसा नहीं हो सका। ये क्या होगा? गलत होगा। मुस्लिम लीग के बहिष्कार के कारण ऐसा नहीं हो सका, इसके कारण यह हमारा ऑप्शन गलत हो जा रहा है। लेकिन इससे हमारा पहला कथन में आधा से लेकर यहाँ तक जो आ रहा है सही है, लेकिन ये जो मुस्लिम लीग के बारे में यहाँ पर बात आ रहा है इसके कारण यह हमारा गलत हो जाएगा, स्टेटमेंट यह रॉन्ग होगा। सेकंड है प्रथम अधिवेशन में BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था, तो ये क्या होगा? राइट होगा। और दूसरा सिर्फ राइट है तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 19 क्वेश्चन में है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा इन्हें सही कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि तक यहाँ पर आपको क्या करना है? काल क्रमानुसार इसको क्या करना है? व्यवस्थित करना है। तो इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन जो है यह क्या होगा? सबसे पहले देखें तो प्रारूप समिति की नियुक्ति, फिर है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया, फिर है भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि, और चौथा में है संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगर हम इन चारों घटनाओं पर चर्चा करें तो सबसे लास्ट में क्या आएगा? संविधान सभा की प्रथम बैठक, यानी कि चौथा हमारा स्टेटमेंट है सबसे लास्ट में, और चौथा ऑप्शन हमारा यहाँ पर आ रहा है यानी कि सी में आ रहा है। इससे भी आप इसको क्लियर कर सकते हैं, यानी कि इस ऑप्शन में हमारा सी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। लेकिन फिर भी इसमें देखें तो भारतीय संविधान के प्रवृत्त होने की तिथि यानी कि इनमें सबसे पहली घटना है, उसके बाद दूसरा आ जाता है भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया यानी कि दूसरी घटना, और फिर तीसरी घटना आ जाती है प्रारूप समिति की नियुक्ति, और लास्ट में संविधान सभा की प्रथम बैठक यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन, संविधान सभा की प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? मतलब यहां पर थे कहें तो ज्यादा बेटर होगा। कौन थे? तो पहला है डॉक्टर BR अंबेडकर, दूसरा में है पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी में है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और डी में है सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में कहा जा रहा है। डी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। 20 का डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 21 क्वेश्चन, सबसे पहले है कि सूची फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं, यहाँ पर सम्मिलित करना है, और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सहारा करते हुए यानी कि सहारा लेते हुए प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। पहला है सूची 1 में राजेंद्र प्रसाद, और सूची 2 में यहाँ पर दिया हुआ है सदस्य प्रारूप समिति का। बी में है TT कृष्णमाचारी है, और 2 में है अध्यक्ष है संविधान सभा का। सी में है H मुखर्जी, और यहाँ पर है अध्यक्ष प्रारूप समिति। डी में है BR अंबेडकर, और यहाँ पर उपाध्यक्ष संविधान सभा का। अगर हम इस सूची को अगर मैच करें, सम्मिलित करने की कोशिश करें, तो सबसे पहले आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद का नाम आ रहा है। राजेंद्र प्रसाद को अगर हम देखें तो इनको क्या किया गया था? यहाँ पर अगर सबसे पहले देखें तो अध्यक्ष बनाया गया था। कहाँ? संविधान सभा का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। यानी कि ए जो होगा वह 2 में जाएगा, यानी कि ए 2 में होगा, यानी कि यहाँ पर आ रहा है 2, यहाँ भी 2 है। नेक्स्ट हम देखते हैं TT कृष्णमाचारी जो है यह क्या है? सदस्य है प्रारूप समिति के।
प्रारूप समिति के क्या थे, यह अध्यक्ष थे। यानी कि बी ऑप्शन जो है, यानी कि बी फैक्ट जो है, यानी कि नाम जो है, यह इनके साथ मैच करेगा और राजेंद्र प्रसाद को 2 के साथ मैच कराया जाएगा। यानी कि यहाँ पर संविधान सभा के ये अध्यक्ष थे। लेकिन हम देखें तो टीटी कृष्णामाचारी जो है यह प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति के अगर अध्यक्ष की बात करें तो वह कौन थे, B.R. अम्बेडकर थे। लेकिन उनके सदस्यों में देखिए प्रारूप समिति के लगभग 7 सदस्य थे और उन सदस्यों में यानी कि ये थे टीटी कृष्णामाचारी थे, जो कि यहाँ पर देखें तो यह सदस्य होंगे प्रारूप समिति के। नेक्स्ट कर रहा है कि एच सौ मुखर्जी क्या थे, तो यह संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। और उसके बाद B.R. अम्बेडकर क्या थे, यह अध्यक्ष थे, किसका, प्रारूप समिति के यह अध्यक्ष थे। और इस तरह से अगर हम मैच करें तो हमारा ऑप्शन किसमें होगा, यानी कि हम देखें तो ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन, ये ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 20 क्वेश्चन यह स्टेट पीसीएस का यह प्रीवियस क्वेश्चन है, कहीं कहीं प्रीवियस क्वेश्चन भी है, लेकिन मैक्सिमम जो है क्वेश्चन सेट किया गया यहाँ पर, प्रीवियस क्वेश्चन बहुत कम होंगे। जैसे देखें तो संविधान दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दे रहा है यहाँ पर, यानी कि स्टेटमेंट पहला दे रहा है कि नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को संवर्धित करने के लिए संविधान दिवस प्रति वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। संविधान दिवस कब मनाया जाता है, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। दूसरा में कह रहा है, दूसरे कथन में कि 26 नवंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई। क्या यह B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति बनाई गई थी? अगर हम इस क्वेश्चन का यानी कि 22 नंबर क्वेश्चन का अगर हम जिक्र करें तो हमारा आंसर क्या होगा इसमें, तो देखें तो यहाँ पर कह रहा है यानी कि ऑप्शन इसका जो है थोड़ा सा बाकी सब क्वेश्चन से अलग तरह के ऑप्शन है। उपरोक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही है? अगर हम देखें तो हमारा 2 कथन दिया गया है और 2 कथन में पहला यहाँ पर ऑप्शन में कह रहा है कि कथन 1 यानी कि पहला कथन और कथन 2 दोनों सही है तथा कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या करता है। मतलब दोनों एक दूसरे की व्याख्या कब करेगा, जब दोनों एक ही घटना से संबंधित होगा तभी करेगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये 2 घटनाओं से संबंधित है, यहाँ पर देखें तो दोनों में मैच नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में देखते हैं सेकंड यानी कि बी ऑप्शन में कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, परंतु कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या नहीं करता है, यह सही व्याख्या नहीं है। तो मतलब ये भी क्या होगा, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि ये भी सही नहीं है। नेक्स्ट हम देखते हैं सी ऑप्शन में, तो सी ऑप्शन में कह रहा है कि कथन 1 सही है किंतु कथन 2 क्या है, गलत है। और इस तरह से देखें तो यहाँ पर सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि हम यहाँ देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता में एक प्रारूप समिति बनाई गई थी। इनकी अध्यक्षता में नहीं, प्रारूप समिति की अध्यक्ष इनको बनाया गया था, लेकिन इनकी अध्यक्षता में प्रारूप समिति या कमेटियां बहुत सारी बनाई गई थी, ऐसा कुछ नहीं था। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट होगा, यानी कि सिर्फ इसमें पहला कथन हमारा राइट है। नेक्स्ट 23 क्वेश्चन में है कि भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? पहला है स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में, और बी में है कांग्रेस पार्टी ने वर्ष 1936 में, सी में कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने वर्ष 1942 में, और डी में है सर्वदलीय सम्मेलन ने वर्ष 1946 में। तो अगर संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत करने की अगर बात आती है तो वह है हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, क्योंकि स्वराज पार्टी ने वर्ष 1934 में इसको सबसे पहली बार यानी कि सर्वप्रथम प्रस्तुत करने का कार्य किया था। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया? किसके अंतर्गत? पहला है भारत सरकार अधिनियम 1935, बी में है क्रिप्स प्रस्ताव 1942, सी में है कैबिनेट मिशन योजना 1946, और डी में है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो यहाँ पर है भारतीय संविधान सभा का गठन की बात है।
तीन ऑप्शन में से अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन होगा जिसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो भारतीय संविधान सभा की गठन किया जाता है? तो हम लोग बहुत वर्षों से पढ़ते आ रहे हैं कि कैबिनेट मिशन योजना 1946 के द्वारा ही भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था। तो ये क्या होगा? राइट होगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 25 क्वेश्चन। 25 क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? गलत कथन को हमको पता करना है, यानी कि यहाँ पर गलत। पहला है, इसने बड़ी संख्या में समितियों की सहायता से कार्य किया, उनमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। बी में है, अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों की सभा को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। और सी में है, इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया। और डी में है, इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 का अधिनियम की 6ठी अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मठाधिकार समिति कर दिया गया था। तो इस तरह से देखें तो हमारा यहाँ ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यही हमारा यहाँ पर गलत है, जो कि यहाँ पर देखिए तो हमारा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 27 क्वेश्चन। 26 क्वेश्चन, संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? पहला है, यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं थी। दूसरा है कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। 26 क्वेश्चन में हमारा यह है, प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी। फिर कह रहा है 3 में कि यह एक बहुदलीय निकाय थी। और 4 में कह रहा है कि यह विभिन्न समितियों के माध्यम से कार्य करते थे। तो अगर हम यहाँ ऑप्शन देखें तो हमारे ऑप्शन में यहाँ पर आ रहा है, यानी कि यह प्रत्यक्ष निर्वाचन से बनी थी, यह हमारा ऑप्शन में नहीं होगा। यानी कि 1, 3 और 4 ये क्या होगा? राइट होगा। 1, 3, 4 राइट है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। 27 क्वेश्चन, भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाले संविधान सभा के सदस्यों ने को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया। बी में है कि गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया। सी में है, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। और डी में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के द्वारा चुना गया। तो इसमें हमको पता करना है कि प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को यहाँ पर, यानी कि हम क्वेश्चन अगर देखें तो हमारा क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा चुना गया। तो यहाँ पर संविधान सभा के सदस्यों को अगर देखें तो यह कहाँ से लाए गए थे? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा यह चुना गया था, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 28 क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन में है कि जवाहरलाल नेहरू ने भारत की संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? उद्देश्य प्रस्ताव को रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू को पेश किया गया था। और उसने इस उद्देश्य प्रस्ताव को कब पेश किया, किस बैठक में पेश किया था? तो हमारा पहला है दूसरी, बी में है तीसरी, सी में है चौथी और डी में है 5वीं। तो 5वीं बैठक में उन्होंने इसको पेश किया था। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 29 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन क्या है? सही है। सही कथन को पता करना है। पहला है, संविधान सभा हेतु प्रतिनिधियों के चुनाव में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का प्रयोग किया गया। बी में है कि एकल संक्रमणीय मत पद्धति का प्रयोग किया गया था। और सी में है कि ए और बी, मतलब कि पहला ए और दूसरा बी दोनों सही है। तो सी ऑप्शन क्या होगा? दोनों सही होगा, यानी कि सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 30 क्वेश्चन, सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था। सिक्किम क्या है? भारत का एक राज्य बनाया गया था। और इसमें है कि किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा? अगर हम सिक्किम के राज्य के बारे में चर्चा करें तो पहला ऑप्शन में दे रहा है कि 30वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, बी में है कि 32वें संशोधन के अंतर्गत, सी में है 35वें संशोधन के अंतर्गत, डी में है 36वें संशोधन के अंतर्गत। तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट होगा। 36वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को एक नया राज्य का दर्जा दिया गया था, यानी कि हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन में है कि केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री, जहां पर इस तरह का प्रावधान है
केंद्र शासित प्रदेश में क्या है, मुख्यमंत्री है। जैसे 2 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं जहां पर मुख्यमंत्री भी है। और इस तरह से देखें तो यहाँ पर जैसे देखते हैं कि राष्ट्रपति, फिर है क्या, प्रधानमंत्री, यानी कि किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। केंद्र शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यहाँ पर ये हमको ऑप्शन में चुनना है। तो राष्ट्रपति के द्वारा, बी में कह रहा प्रधानमंत्री के द्वारा, सी में है उपराष्ट्रपति के द्वारा और डी में है राज्यपाल के द्वारा। तो यहाँ पर देखें तो यह डी ऑप्शन ही होगा, राइट होगा। राज्यपाल के द्वारा ही उनको नियुक्त किया जाता है, यानी कि डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघ का 28वां राज्य बना। यह राज्य है 28वें राज्य जब बना, अंतिम राज्य जिस समय 28वां था उसके बारे में यहाँ पर चर्चा की जा रही है। तो वह कौन होगा, उत्तरांचल है, मतलब इसको हम उत्तराखंड कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ कह सकते हैं। फिर बी में क्या है, छत्तीसगढ़, और सी में क्या है, झारखंड, और डी में है कि इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम 28वें राज्य की चर्चा करें तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, और सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यह राइट होगा, यानी कि झारखंड को बिहार से काटकर एक 28वां राज्य यहाँ पर बनाया गया था। नेक्स्ट 33 क्वेश्चन, हाल में आंध्र प्रदेश से अलग कर एक नए राज्य तेलंगाना का गठन हुआ है। इससे भारतीय संविधान की किस सूची में परिवर्तन होगा या परिवर्तन किया गया होगा। तो यह हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यानी कि अनुसूची 1 में अगर राज्यों का नाम यहाँ पर, नए राज्य को यहाँ पर बनाना है तो वह हमारे अनुसूची 1 में आता है और इससे यह शामिल होता है, इससे संबंधित है। ये ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 34 क्वेश्चन में है कि किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना। इसके जस्ट पहले क्वेश्चन में था कि सिक्किम किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा इसको अभिन्न एक राज्य बनाया जाता है। तो हमारा क्या था, यानी कि 36वां संशोधन। लेकिन यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि किस वर्ष, यानी कि 22वां राज्य बनाया गया सिक्किम को। तो हमारा ऑप्शन है 1962 ईस्वी में, 1967 ईस्वी में, सी में है 1971 ईस्वी में और डी में है 1975 ईस्वी में। तो डी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा, यानी कि सिक्किम को 22वां राज्य जो बनाया गया वह 1975 ईस्वी में बनाया गया। और आप इस समय देख सकते हैं यह इमरजेंसी इस समय लागू था हमारे देश में, इस समय सिक्किम को नया राज्य बनाया गया। नेक्स्ट 35 क्वेश्चन, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है। ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसमें देख सकते हैं 6, 7, 4, 8। अभी वर्तमान में देखें तो कितनी है, 8 संघ शासित प्रदेश हैं। नेक्स्ट 36 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से कथन संविधान सभा के गठन के बारे में सही है। संविधान सभा के गठन के बारे में सही यहाँ पर पता करना है, हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले हम स्टेटमेंट पर बात करते हैं। जैसे पहला है कि संविधान सभा के सदस्यों का चयन वर्ष 1946 के प्रांतीय चुनावों के आधार पर किया गया। ये क्या होगा, बिल्कुल राइट है। सेकंड में है देशी राज्यों के प्रतिनिधियों को संविधान सभा में सम्मिलित नहीं किया गया। ये क्या होगा, गलत किया गया, यानी कि यह गलत होगा, उनको सम्मिलित किया गया था। तीसरा में है कि संविधान सभा के भीतर विचार विमर्श जनमत द्वारा व्यक्त की गई रायों या सुझावों से प्रभावित नहीं होता था। बिल्कुल होता था, उनकी भी मत मांगी जाती थी और उनके मत के अकॉर्डिंग देखा जाए तो यहाँ पर प्रभावित होते हुए काम किया जाता था। और ये क्या था, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। नेक्स्ट 4 है सामूहिक सहभागिता का भाव उत्पन्न करने के लिए जनता से सुझाव मांगे गए थे। तो बिल्कुल ये राइट होगा, यानी कि पहला और चौथा राइट है। पहला चौथा ऑप्शन जहां होगा वो हमारा राइट होगा। ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 37 क्वेश्चन, भारत की संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा या से कथन क्या है, सही है। सही कथन को आपको पता करना है। पहला है कि प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया। क्या यह सही है या गलत है, हमको इसकी चर्चा करना है। पहला कह रहा है कि दूसरा पहले पढ़ते हैं, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। डी में है चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। और 4 में है
सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। हम अगर इस ऑप्शन में देखें यानी कि हमारे कौन से कथन सही है, तो पहला हमारा कथन सही हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, बाकी गलत हो जाएंगे। तो पहला और तीसरा राइट है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसी से संबंधित, पहला और तीसरा से संबंधित हमारा ऑप्शन डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 38 क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा यह से कथन सही है। पहला है, नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर प्रभाव था। पहला हमारा स्टेटमेंट है 38 क्वेश्चन का पहला स्टेटमेंट। दूसरा है कि उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है। और तीसरा में है, संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है। और चौथा में है, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं। ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और इस तरह से देखें तो पहला दूसरा तीसरा हमारा राइट है और पहला दूसरा तीसरा हमारा ए ऑप्शन में है। ए ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 39 क्वेश्चन में है कि संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ हुआ था। तो पहला कह रहा है कि 14 नवंबर 1949, बी में कह रहा है कि 14 नवंबर 1948, सी में कह रहा है 15 नवंबर 1948 और डी में है 25 नवंबर 1949। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन, यानी कि 14 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान का तृतीय वाचन प्रारंभ किया गया था। ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 40 क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया था। तो क्या होगा, बिल्कुल राइट है। सेकंड स्टेटमेंट में हमारा कह रहा है कि राष्ट्रीय ध्वज के बीच चक्र में देखें तो 21 तिलियां होती थी। 21 नहीं है, यहाँ पर देखा जाए तो यह 24 तिलियां थी, यहाँ पर यह गलत हो जाएगा। थर्ड स्टेटमेंट में है कि राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई लंबाई का अनुपात 3:4 था। यह 3:4 नहीं था, यह 3 और 2 के अनुपात में था, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सिर्फ पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, राइट है, और पहला स्टेटमेंट राइट है, तो ऑप्शन क्या होगा, यानी कि ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होंगे। 40 का ऑप्शन ए राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट 41 क्वेश्चन में है कि सूची यहाँ पर भी दिया गया, सूची पहला है, सूची 1 है और सूची 2 में है, और इसको क्या करना है, सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनना है। एक तरफ सूची 1 में दिया गया है संविधान सभा समिति दिए गया है और दूसरे सूची में दिया गया है इसके अध्यक्ष के बारे में दिया गया है। तो पहला है हमारा यहाँ मूल अधिकार, और मूल अधिकार यह किससे संबंधित है, यहाँ पर पर्सनालिटी दी गई है, व्यक्तियों के नाम दिए गए हैं, हमको ये पता करना है। कार्य संचालन है, फिर संघ समिति है, संघ शक्ति है और प्रारूप है। आप तो जानते हैं कि मूल अधिकार किससे संबंधित होगा, सरदार पटेल से होगा, यानी कि सरदार पटेल ने इसकी वकालत किया था। तो अगर हम ऑप्शन में देखें तो हमारा ऑप्शन यहाँ पहले ही पता चल जाता है कि ए का 4 यहाँ पर है, तो इस ऑप्शन को हम टिक कर सकते हैं क्योंकि ए का 4 बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, इससे भी आपको पता चल जाता है, यानी कि ए का 4 यानी कि ए ऑप्शन होगा। लेकिन फिर भी इसको मैच कर लेते हैं। बी में है कार्य संचालन। कार्य संचालन किसके द्वारा किया गया था, तो यहाँ पर 3 हो जाएंगे, यानी कि के.एम. मुंशी। सी में है कि संघ शक्ति, संघ शक्ति किनके अनुसार हो जाएगा, यानी कि 2 के अनुसार, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हो जाएगा। और डी यह हो जाएगा प्रारूप किसके अनुसार हो जाएगा, यानी कि यह हो जाएगा बी.आर. अम्बेडकर। तो हम यहाँ देखें तो ये हमारे क्या थे, यानी कि इनके जो कार्य किया जा रहा है, यानी कि ये जो समितियां थी इसका अध्यक्ष इस रूप में थे, और हमारा ऑप्शन यहाँ 4 ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि घटते क्रम में इसको हम मैच कर देते हैं तो हमारा पूरा हो जाएगा ऑप्शन ए ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 42 क्वेश्चन में है कि सूची 1 और सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1 है और दूसरी तरफ सूची 2 है, इसमें हमको मैच करना है। पहला है संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। दूसरा है कि प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे।
और सी में है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर देखे तो ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन यहाँ पर लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर हम इन फैक्ट को अगर हम रट लेते हैं, यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल है नहीं, फैक्चुअल है, और इसका फैक्चुअल क्वेश्चन को अगर हम व्यवस्थित ढंग से अगर रट लेते हैं तो हमेशा हमारे के लिए ये ऑप्शन हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरह के अगर हम क्वेश्चन देखें तो हमारा यहाँ पर क्या ऑप्शन होनी चाहिए। पहले यहाँ पर एक और क्वेश्चन है कि संघ संविधान समिति के अध्यक्ष, संघ संविधान समिति का अध्यक्ष यहाँ पर दे रहा है कि जवाहरलाल नेहरू। अगर इस ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन में दे रहा है यहाँ कूट का सहारा करते हुए, यानी कि हम इस ऑप्शन को देख सकते हैं कि संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, तो एच.सी. मुखर्जी थे, यानी कि यह हमारा सम्मिलित है। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन थे, ये थे के.एम. मुंशी थे। सी में है कि राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य कौन थे, यह टी.टी. कृष्णमाचारी थे। और डी में है संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो यह जवाहरलाल नेहरू थे। यह क्या है, आपस में सम्मिलित है, यानी कि ये सब आपस में सम्मिलित है। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन हो जाएगा, यह ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 क्वेश्चन। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा, निर्वाचित संविधान सभा की यहाँ पर बात आ रही है। तो पहला हमारा ऑप्शन यह रहा है कि साइमन कमीशन द्वारा, बी में है भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा, सी है क्रिप्स मिशन द्वारा, और डी में है ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 44 क्वेश्चन में है कि भारत में संघीय व्यवस्था से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा या से कथन क्या है, सही है। सही कथन को चर्चा करना है। 44 क्वेश्चन यहाँ है, संविधान शासन को मूल संरचना के लिए एक संघीय व्यवस्था की प्रस्तावना करता है। दूसरा में है कि एकात्मक झुकाव का उसमें सशक्त मिश्रण है। 3 में है कि दोनों संघ तथा राज्य विधायिकाएं प्रभुता संपन्न है। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा। तीसरा क्या है, गलत है। पहला सही है, यहाँ पहला सही है, दूसरा भी सही है, लेकिन तीसरा क्या होगा, गलत होगा। चौथा में कह रहा है कि विधायिकीय, वित्तीय तथा न्यायिक शक्तियां संघ और उसकी इकाइयों के मध्य विभाजित कर दी गई। ये भी क्या होगा, गलत होगा। सिर्फ पहला और दूसरा राइट है, तो पहला दूसरा राइट है। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 45 क्वेश्चन। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक अभिकथन ए और तथा दूसरा क्या है, कारण आर है। सही कूट का चयन कर उसका उत्तर दीजिए। पहला कथन ए में है कि भारत का संविधान सबसे अधिक विस्तृत हो गया है, और कारण आर में है कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया है। कहने का मतलब यह है कि दोनों में यानी कि कथन और कारण जो दिए गए हैं, तो कथन और कारण में अगर हम देखें तो हमारा कथन यहाँ पर यह है कि भारत का संविधान सबसे अधिक विस्तृत हो गया है। बिल्कुल, यानी कि विश्व का सबसे बड़ा संविधान इसको कहा जाता है, तो विस्तृत तो है ही, और विस्तृत होने का कई अनेक यहाँ पर कारण भी है। ये हमारा पहला क्या है, राइट है। दूसरा कह रहा है कि आर मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार कहां से लिए गए हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ये भी क्या होगा, फैक्ट हमारा राइट होगा। अब यहाँ पर कह रहा है कि कुट का सहारा लेते हुए अगर यहाँ पर कहें तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए को सही व्याख्या करता है। तो ए यानी कि आर जो है ए को सही व्याख्या करता है, तो मतलब कि भारत का संविधान सबसे अधिक विस्तृत हो गया था। तो क्या इसका कारण यही था कि मौलिक अधिकारों का अध्याय अमेरिकी संविधान से लिया गया था, इसलिए क्या भारत का संविधान सबसे विस्तृत हो गया? ये तो बहुत ही उल्टा पुल्टा लग रहा है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मौलिक अधिकारों के कारण भारत का संविधान विस्तृत हो गया। हालांकि यह दोनों स्टेटमेंट क्या है, सही है, लेकिन यह दोनों एक दूसरे से संबंधित नहीं है। जब एक दूसरे से संबंधित नहीं होगा तो फिर एक दूसरे को मतलब की व्याख्या भी नहीं कर पाएगा। इस तरह से देखें तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। सेकंड बी में कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की व्याख्या नहीं करता है। तो ये क्या होगा, राइट होगा। यानी दोनों सही है, लेकिन यहां पर ए की व्याख्या आर नहीं करता है। और इस तरह से देखें तो हमारा बी ऑप्शन क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 46
लिखित और अलिखित संविधान के बीच प्रमुख अंतर क्या है? प्रमुख अंतर यहां पर पता करना है, लिखित और अलिखित संविधान के बीच। अगर हम यहां पर इनके बारे में चर्चा करें तो पहला कह रहा है कि लिखित संविधान देश में सभी संवैधानिक विधियों का औपचारिक स्रोत है, जबकि अलिखित संविधान औपचारिक स्रोत नहीं है। पहला क्या होगा? राइट होगा। पहला हमारा स्टेटमेंट बिल्कुल राइट है। सेकंड में एक है दूसरा, लिखित संविधान पूर्णतः संहिताबद्ध होता है। उसको क्या किया जाता है? संहिताबद्ध किया जाता है, यानी कि लिपिबद्ध किया जाता है, जबकि अलिखित संविधान नहीं होता है, यानी कि संहिताबद्ध वह नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? यानी कि दूसरा भी राइट होगा। पहला दूसरा दोनों राइट है। हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। सी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 47 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय राजतंत्र की नहीं है? भारतीय राजतंत्र की यहां पर विशेषता नहीं होनी चाहिए। पहला है एक संविधान संगत सरकार, दूसरा है लोकतांत्रिक सरकार, तीसरा है विधि का शासन, और डी में है सत्तावादी सरकार। तो डी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। जो सत्तावादी सरकार है यही हमारे भारतीय राजतंत्र की विशेषता नहीं है। डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 48 क्वेश्चन, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकार में प्रतिनिधित्व होता है। सेकंड में कह रहा है कि सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है। सी में कह रहा है कि सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाई जा सकती है। डी में कह रहा है कि सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है, किंतु निर्धारित समयावधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई जा सकती है। अगर हम इसके बारे में चर्चा करें संसदीय व्यवस्था वाली सरकार के बारे में, तो बी ऑप्शन क्या होगा? यह सही होगा, क्योंकि यहाँ पर सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाई जा सकती है, यानी कि बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। नेक्स्ट 49 क्वेश्चन, भारतीय संघीय व्यवस्था में कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं? कौन से एकात्मक तत्व पाए जाते हैं भारतीय संघीय व्यवस्था में? पहला है राज्यपाल की नियुक्ति। क्या यह भारतीय संघीय व्यवस्था में एकात्मक तत्व इसमें क्या पाया जाता है? सेकंड है राज्य विधेयकों पर राष्ट्रपति की स्वीकृति। क्या यह एकात्मक तत्व का इंडिकेशन है? थर्ड में है कि संवैधानिक संकट अगर होता है तो क्या यह भी एकात्मक तत्व का एक समावेश है? तो इस तरह से देखिए तो यह पहला दूसरा और तीसरा तीनों क्या है? भारतीय संविधान व्यवस्था में यह एकात्मक तत्व का समावेश है। हमारा डी ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट 50 क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद, यानी कि हमारे आजादी के बाद, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए। यानी कि कांग्रेस जो एक संस्था बनाई गई थी जिसकी स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जब हमारी देश आज़ाद हो जाएगी, जब स्वतंत्रता प्राप्त हो जाएगी, तो उसको क्या किया जाना है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर देना है, यानी कि भंग किया जाना चाहिए। किसने ये राय दिया था? ये स्टेटमेंट किसने कहा था? तो यहाँ पर पहला है आज मौलाना आजाद, बी में है BR अम्बेडकर, सी में है जवाहरलाल नेहरू और डी में है महात्मा गांधी। तो इस बात को कहा था किसने? महात्मा गांधी ने कहा था, यानी कि इन्होंने इसकी वकालत किया था। तो इस तरह से हमारे 50 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। इसी तरह का और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को देखने के लिए, व्याख्या को सुनने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। जितना हो सके आप इसको शेयर भी करिए, बेल आइकन बटन भी दबाइए। थैंक यू।